दोस्तों, अगर आप भी 1 अप्रैल 2026 से अपनी कंपनी की, अपनी शॉप की, अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करने की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि आप भी चाहते हो भी हम नए साल से 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अंदर हमारी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस रहेगी उसको हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करना है, ताकि हमारे बिजनेस का जो भी तामझाम है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो प्रॉपर हमारे सामने दिखता रहे। लेकिन काफी सारे बिजनेसमैन, काफी सारे अकाउंटेंट लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि पहली बार अकाउंटिंग करने की शुरुआत करेंगे नए फाइनेंशियल ईयर से। तो उनके दिमाग के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, ताकि हमें प्रॉपर हमारे बिजनेस के अंदर जो भी स्टॉक है, जो भी इन्वेंट्री है, जो स्टॉक आइटम है, वो प्रॉपर हमारे स्टॉक मैनेज करे। हमारे कस्टमर के, जो हमारे सप्लायर के हैं, उनके लेजर प्रॉपर हमारे को मेंटेन करता रहे। हमारे बिजनेस का जो भी लॉस है, चाहे वो प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉपर सामने में डिस्प्ले करता रहे। हमारी बिजनेस की टोटल परचेज कितनी होगी, सेल कितनी होगी, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, ये सब कुछ प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर हमें मैनेज करके दे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा भी सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कौन सा। और सॉफ्टवेयर को जब अपने लगाएंगे तो उसके लिए हमें पीसी या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हमें पीसी या लैपटॉप में से, दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए, अगर परचेज अगर अपने कर रहे हैं तो कौन सी सीरीज के साथ हमें परचेज करना चाहिए। और शुरुआत के अंदर जब अपने 1 अप्रैल 2026 से अपनी बिजनेस की जो कंप्यूटराइड अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि जो बिलिंग हमारा रहेगा कस्टमर को, जो अपने सेल इनवॉइस देंगे, जब सेल इनवॉइस बनाएंगे, तो उससे पहले हमें कौन कौन सी ऐसी जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग होती है वो हमें प्रॉपर करनी होगी। अगर आप भी इन सब बातों को लेके कंफ्यूज हो कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा पीसी लैपटॉप बढ़िया रहेगा, और शुरुआत के अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी गलती है जिससे आपको बचना होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने शुरुआत के अंदर उन्हीं बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा जो गलतियां अकाउंटेंट लोग हैं, चाहे वो बिजनेस के ओनर है, वो गलतियां कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, जो हमारी लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, वो सारी की सारी गड़बड़ा जाती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है प्रॉपर ग्रुपिंग के ऊपर। अगर हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर सही नहीं होगी, जीएसटी मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉपर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अगर अपन उन्हें सही करके नहीं रखेंगे, तो हमें बहुत दिक्कतें आती है आगे जाके। कुछ एक गलतियां ऐसी भी होती है जिनको हमें ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि कुछ एंट्री अगर अपन ने कर भी ली तो उसके बाद में भी उनको सुधारा जा सकता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनको हमें करने की गुंजाइश भी नहीं होती। कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऐसी है जिनको हमें कोई भी काम करने से पहले उन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, ताकि आप लोगों को पता चल सके भी आपके लिए बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और कौन सी आपको सेटिंग शुरुआत के अंदर 1 तारीख को ही, ये मैं तो कहता हूँ 31 मार्च को ही आप लोगों को कर लेनी चाहिए। और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन बचता है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए। अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो के द्वारा आपको आंसर देने की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो अब यहाँ डिपेंड करता है भी आपका जो बिजनेस का जो नेचर है, वो बिजनेस का नेचर आपका किस टाइप का है। क्योंकि काफी बिजनेस सभी एक जैसे नहीं हो सकते, बिजनेस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस मान लीजिए आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, यानी कि अपने मान लीजिए आपके पास में एक शॉप है और वहां पर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई किराना स्टोर ही अपने मान लेते हैं, या आपके पास किराना स्टोर है और किराना स्टोर के अंदर आप अपने प्रोडक्ट है जो परचेज करते हो, जो भी आपके पास स्टॉक आइटम रहेगी, और उन्हीं आइटम को अपने प्रॉफिट लेके आप सेल करते हैं। यानी कि खाली आपको यहाँ पर क्या रहने वाला है, इन्वेंट्री आपको प्रॉपर मैनेज करनी है, ताकि आपका स्टॉक प्रॉपर, जितना फिजिकली स्टॉक है उतना आपका सॉफ्टवेयर के अंदर भी शो होता रहे, ताकि आपको पता चले भी कौन कौन सा स्टॉक हमारे पास में अभी तक अवेलेबल है। और फिजिकली नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर में बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेज करने की सख्त जरूरत रहेगी। अब इन्वेंट्री मैनेज करने की अगर अपने बात करें, अगर अपने जाए सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर पर अपने जाते हैं, तो पॉपुलर सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बात अपने करते हैं तो जैसे टेली सॉफ्टवेयर हो गया, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हो गया, बीजी सॉफ्टवेयर हो गया, इसी टाइप के और काफी सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब यहाँ आपके डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो उससे पहले भी आपको मैं एक और, अब मेरी तरफ से पर्सनली रहेगी भी, जिस टाइप का भी आपका बिजनेस है, जैसे एग्जांपल आपने लिया भी आपका किराना स्टोर का आपका बिजनेस है, लेकिन आपको एक बार ये कंफर्म जरूर कर लेना है सॉफ्टवेयर को परचेज करने से पहले, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप परचेज कर रहे हो, उसको परचेज करने से पहले आपसे रिलेटेड जो भी बिजनेस है, अगर उनसे आप एक से दो से तीन से चार आप कंपनी से कंफर्म कर सकते हो भी जो उन्होंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रखे हैं,
उनसे आप कंफर्म कर लीजिए भी आपने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर स्टॉक मैनेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप उसके अंदर फिजिकल स्टॉक ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, स्टॉक आप मैनुअल पोस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वहां से आप एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना ताकि आपको प्रॉपर पता चले। वैसे जो अभी मैंने डिस्कस किया था टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, बिजी सॉफ्टवेयर है, ये तो ऑलरेडी वैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप इनमें से तो किसी को भी आप परचेज कर सकते हो, ये तो दोनों ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फिर भी आप अपनी राय के लिए, क्योंकि इन दोनों के लिए आप थोड़ा सा बजट पे भी जा सकते हो, ठीक है ना, तो आप परचेज करने से पहले आप टैली सॉफ्टवेयर की भी आप रेट कंफर्म कर सकते हो, बिजी सॉफ्टवेयर की भी आप रेट कंफर्म कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों की रिपोर्टिंग आपको प्रॉपर पता चल जाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को प्रॉपर रिपोर्टिंग है जो दे सकता है। ये तो रहे सॉफ्टवेयर की बात, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात करें तो टैली सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत एक ब्रांड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। बीजी सॉफ्टवेयर भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये आपकी अकाउंटिंग प्लस आपकी इन्वेंट्री प्लस आपकी टैक्सेशन की रिपोर्ट, तीनों को प्रॉपर सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंटरनल कहानी सभी के सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एंट्री करने का जो तरीका है वो तो सभी के अंदर सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा रिपोर्टिंग देखने का तरीका वो अलग अलग जगह हो सकता है। रिपोर्टिंग आपके प्रॉपर वहीं आपको मिलती है। और वैसे तो इसके अलावा भी और बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनके ऊपर भी आप जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो वो आप एक बार जरूर कंफर्म कर लेना आपके सप्लायर से, जो ऑलरेडी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होता है उनसे, क्योंकि वो आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकते हैं। अगर उनके कोई एडवांटेज होगी तो भी बताएंगे, अगर उनका कोई डिसएडवांटेज रहेगा सॉफ्टवेयर का तो भी वो आपको वो क्लियरली बता देंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट पीसी या लैपटॉप कौन सा रहेगा, ठीक है। अगर आपका कोई ज्यादा मूवमेंट का काम नहीं है, यानी कि अगर आपको लगता है भी आप ऑफिस के अंदर भी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, कंपनी के अंदर शॉप के ऊपर बैठ के भी काम करना पड़ सकता है, आप उस सॉफ्टवेयर से घर पे भी लाके आप काम करोगे, तो आपको लैपटॉप परचेज करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो भी आपका जो वर्किंग है अकाउंटिंग की वो प्रॉपर एक ही जगह से मैनेज होगी, उसके अलावा आप न तो उसको कहीं घर से मैनेज करोगे, न ही किसी आप दूसरी ब्रांच से आप उसको मैनेज करोगे, तो आप पीसी पे जा सकते हो, यानी कि आप डेस्कटॉप पे भी जा सकते हो। और यहाँ पर आपको शुरुआत में केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज्यादा हाई फाई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर अपने बात करें तो 20 से 25 हजार रुपए तक आपका बढ़िया, अगर कोई सिस्टम आप चाहे वो पीसी हो चाहे लैपटॉप हो, आपका बढ़िया काम चल सकता है शुरुआत के टाइम में। अगर आपके बजट मतलब कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप हाई कॉन्फ़िगरेशन पर भी जा सकते हो, लेकिन मैं शुरुआत की रेंज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे थोड़ा सा होता है भी हमें शुरुआत के अंदर बजट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो 20-25 हजार तक आप अमूमन अगर आपने बजट लगा दिया, चाहे आप लैपटॉप पे लगा रहे हो चाहे आप पीसी पे लगा रहे हो, आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इतना ज्यादा हमें हेवी पीसी की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अपने आते हैं मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग पे। अब मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर भी परचेज कर लिया, उसके लिए लैपटॉप पीसी वो भी आपने परचेज कर लिया, लेकिन अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है। आप अकाउंटिंग तो कर लोगे, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर लिया तो अकाउंटिंग तो आप करोगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग में ध्यान रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए आपने टैली सॉफ्टवेयर ही परचेज कर लिया, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप परचेज करो, ये चीजें तो सभी के लिए कॉमन रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक कर लेना भी आपके पास में पीसी या लैपटॉप है, उसके ड्राइव आपके पास में कितने बने हुए हैं। जैसे एक हमारा कॉमन होता है सी ड्राइव, ठीक है ना। अब सी ड्राइव के अंदर क्या, सी ड्राइव तो हमारा एक तरीके से कॉमन आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास में डी ड्राइव होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है ना, एफ जी, जो भी आप इसके बाद जितनी हमारी हार्ड डिस्क रहेगी उसके हिसाब से अपने उसके पार्टीशन अपने करवा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आपका सॉफ्टवेयर का डाटा रहेगा वो आपका इस सी ड्राइव के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि सी के अलावा अदर जो भी आपके पास में ड्राइव अवेलेबल है आपके पीसी के अंदर, उस ड्राइव के अंदर आपके डाटा की लोकेशन है जो सेव करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे आप मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या कोई आपकी विंडो क्रैश होगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है भी अगर आपको विंडो दोबारा करवानी पड़ती है तो आपका सी ड्राइव के अंदर डाटा है तो वो लॉस हो सकता है, वो डाटा आपका उड़ सकता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। उसके बाद में जब आप अपनी कंपनी की नाम लिखोगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो प्रॉपर आपको नाम लिखना है, शॉर्टकट आपको बिल्कुल भी नहीं चलना। फॉर एग्जांपल चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ये फर्म है, जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में एक एसएस ट्रेडिंग कंपनी है, ये हमारी कंपनी का एक प्रॉपर नाम है, ठीक है ना। तो अब अपने इसको जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो नाम लिखने वाले हैं वो प्रॉपर अपने को कैप्स लॉक ऑन के अंदर ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जिस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन है, जैसे एस डॉट एस एस है या एस एस है, उस हिसाब से आपको ही नाम लिखना है। जैसे एस, आपको ऐसे नहीं लिखना भी टी आर लिख के छोड़ दिया आपने, प्रॉपर आपको नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद में
जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, आपके पास में 1 अप्रैल से आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट आपने शॉप नंबर वगैरह लिख के कुछ छोड़ दिया, तो प्रॉपर जो एड्रेस आपके पास में है वो एड्रेस आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास में हो गई आपके पास में। उसके बाद में स्टेट आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, पिन कोड आपके एरिया के लिए वहां पर आपको लगाना जरूरी है। और ये यहाँ पर आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस आपको ये यहाँ पर डालना जरूरी है। क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि जब अपने कस्टमर को अपनी इनवॉइस देंगे, सेल इनवॉइस देंगे, तो हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त दी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर छप के आएगी। आधी अधूरी डिटेल दोगे तो आधा अधूरा डाटा आपका छप के आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा गलती यही कर देते हैं, और इस गलती की बाद में सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं। अब आपका 1 अप्रैल 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 26-27 स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल आपको 2026 करना है। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान में रखना है। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम है, इसको भी आपको 1 अप्रैल 2026 ही रखना है। यहाँ पर 31 मार्च 2027 को तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो यानी कि अपने कह सकते हैं भी यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है, ठीक है, बुक्स और आपकी जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डेट है, ये दोनों डेट आपको 1 अप्रैल 2026 ही रखना है, चाहे आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करो। क्योंकि यहाँ पर ये बुक्स बिगनिंग डेट पूछ रहा है, ईयर एंड की डेट हमारे से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। और उसके बाद में अगर आप सिक्योरिटी यानी कि पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो ये सिक्योरिटी का आपके पास में ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल काम है, तो मैं आपको सलाह दूंगा भी आप इसके ऊपर सिक्योरिटी जरूर लगा के रखें। आपको इसको यस करना है। यस करने के बाद में आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद में आपसे पासवर्ड और एक बार कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक बार आपको ये वार्निंग भी मिल रही है कि आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड जो लगाया है, उस यूजर आईडी पासवर्ड को आपको सेव करके रखना है, ताकि कल को अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों में से कुछ एक भी भूल गए या दोनों भूल गए, तो आपका जो डाटा है वो लॉस हो सकता है, यानी कि उसकी रिकवरी की संभावना नहीं है। कल को अगर आपका मतलब डाटा को रीसेट करना पड़ेगा, तो डाटा आपका उड़ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करते हैं, क्योंकि कुछ एक गलतियां सी जो अपने बाद में भी सुधार सकते हैं। लेकिन जैसे ये गलती अपनों कर दी 1 अप्रैल 26 के बजाय 31 मार्च, यहाँ पे आपने 27 कर दिया, तो ये आपको एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर अपनों ने कंपनी क्रिएट कर ली, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जीएसटी की। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए आपका पहले जो बिजनेस था वो आपका नॉर्मल बिजनेस था, आपने 1 अप्रैल से ही जीएसटी आपने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर अगर आपने ले रखा है, तो जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी आपको शुरुआत में यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो आपको हर एक कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपसे कोई शुरुआत में भी मांग लेगा, और कुछ कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपसे जीएसटी की सेटिंग मांगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी क्रिएट कर ली और आपने सेल के बिल बनाने स्टार्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है ना, इसको यस करना है। तो जैसे ही अपने यस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी की डिटेल है, जैसे स्टेट हमारा आ गया राजस्थान का, उसके बाद में हमारा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कौन सी स्कीम के अंदर हम लोगों ने ले रखा है, रेगुलर में ले रखा है या फिर कंपोजिशन में है, या फिर हमारे पास कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहा है कोई, तो आपको ये ध्यान रखना है भी रेगुलर है, कंपोजिशन है, या फिर कोई इसके अंदर एसईजेड के अंदर है। तो अक्सर ये तो रेगुलर होता है या फिर कंपोजिशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपनी इनवॉइस के ऊपर कुछ इस तरीके से जैसे टैक्स की एंट्री आप करोगे, जैसे हमारे पास में कुछ ये सीजीएसटी है, जीएसटी अगर आप लगा के बेचोगे, तो इसका मतलब आपके पास में ये रेगुलर स्कीम के अंदर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। और उसके बाद में आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है ये यहाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी का जो जीएसटी नंबर है, आपने जो जीएसटी नंबर ले रखा है उसका आपको नाम जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके बाद में आपकी जो जीएसटी R1 की रिटर्न है वो आप मंथली फाइल करोगे या फिर क्वार्टरली फाइल करोगे। तो ठीक है, अगर यहाँ पर आपने क्वार्टरली फाइल करते हो लेकिन आपने मंथली फाइल यहाँ पर रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप मंथली फाइल करते हो लेकिन क्वार्टरली कर दिया तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं इसको, ये अपने हाथ में है, क्योंकि ये कोई लंबी छोटी बात नहीं है। उसके बाद में अगर आप डायरेक्टली टैली सॉफ्टवेयर से ही जीएसटी रिटर्नों को अपलोड करना चाहोगे तो यहाँ यूजर नेम दे सकते हो। लेकिन अभी आप बिल्कुल शुरुआत के अंदर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा, अभी आप यहाँ पर यूजर नेम मत दो यहाँ पर। ठीक है ना, और उसके बाद में आपकी जो जीएसटी रिटर्न है इसको एक बार अपने नोट एप्लीकेबल करेंगे भी आप बीएससी से करते हो या फिर ईवीसी से आप रिटर्न को फाइल करोगे। तो लेकिन अभी अपने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से तो अपने कर ही नहीं रहे, तो इसको अपने करने वाले नोट एप्लीकेबल। और आपकी बिल्कुल अभी शुरुआत हुई है, तो आपके पास अभी ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी नहीं,
क्योंकि ये तो उनके लिए जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उनको ई इनवॉइस बनाने जरूरी होते हैं। तो इसलिए अभी आपके ऊपर तो ई इनवॉइस वाला तो कोई खेला जो लागू नहीं है, लेकिन ई वे बिल की आपके ऊपर लागू है, क्योंकि आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप गुड्स की वैल्यू करोगे आप, ठीक है, तो आपको ई इनवॉइस ई वे बिल है जो आपको बनाना जरूरी है, ई वे बिल आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके से अपने इसको आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है, यस कर देंगे, और उसके बाद में इस ऑप्शन को भी अपने सेव कर देंगे। यानी कि जैसे आपने कंपनी क्रिएट करी, कंपनी क्रिएट करने के बाद में जस्ट आपको जीएसटी की सेटिंग इनेबल कर देनी है। अभी अगर आपकी शुरुआत हुई है, लास्ट ईयर आपका बिजनेस बड़ा नहीं था, टैक्स ऑडिट हुई नहीं थी, नॉर्मल बिजनेस था, तो आपको टीडीएस और टीसीएस की लायबिलिटी इस साल के अंदर भी आपकी लागू नहीं होगी। तो आपको इस टीडीएस और टीसीएस के ऊपर भी ज्यादा कोई फोकस है जो करना नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में 10 नंबर भी नहीं है। उसके बाद अपने पास इंपॉर्टेंट खेल आ जाता है, लेजर आपको क्रिएट करना होगा। लेजर कौन से क्रिएट करने होंगे? अगर आपने लास्ट ईयर कोई बैलेंस शीट बनाई होगी, मान लीजिए इससे पहले आपके पास में जो बिजनेस था वो मैनुअल चलता था, तो अगर बिजनेस मैनुअल था तो लेजर तो आपने मैनुअल बुक्स के अंदर भी बना रखे होंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट ईयर की क्या करनी है, अपनी बुक्स ऑफ लेजर, यानी कि जो आपने लेजर बुक बना रखी होगी उसके आधार पर आपको, जो आपको पता है भी ये हमारे कस्टमर है, ये रूटीन के कस्टमर है, इनको हमें रूटीन के अंदर हम सेल करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनके लेजर आपको पहले यहाँ पर बना के रखने हैं। जैसे आपने लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे क्रिएट पर गए, लेजर पे गए, और यहाँ पर उस मतलब लेजर का नाम लिखते हैं ना जो आपके पास में है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनों ने यहाँ पर ये ले लिया, जैसे ये स्मार्ट एड्रेस के नाम से हमारा एक कस्टमर है, इसको अपनों ने सेल करते हैं, यानी कि ये हमारे रूटीन कस्टमर है, ठीक है। और अब यहाँ पर इसका ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर सारे ग्रुपिंग पे चलेंगे। अगर आपने ग्रुप गलत सिलेक्ट कर दिया तो ये सारी आपकी रिपोर्टिंग भी गलत ही शो करेगा आपको, क्योंकि अब ये हमारे कस्टमर है, कस्टमर को अपने कहाँ रखते हैं, सैलरी डेप्टर्स के अंदर रखते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल आपको यस रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट के पर्पज से ये आपको यस करना जरूरी होता है, ताकि आपको ये पता चल सकता है बाद में जाके भी आपका जो कस्टमर है, इस कस्टमर के कौन से इनवॉइसेस के अगेंस्ट के अंदर जो आपकी अमाउंट है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर इसका एक क्रेडिट पीरियड भी दे सकते हो। क्रेडिट पीरियड का मतलब कि इस कस्टमर को अपने कितने टाइम तक एक उधार की पेमेंट, मतलब उधार सामान इसको सेल कर सकते हैं, यहाँ पर एक इसका टाइम पीरियड भी आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कर दिया 10 डेज, तो इसका मतलब हो गया भी 10 डेज तक कोई भी अगर गुड्स लिया आपने इसको बेचे हैं तो उसकी पेमेंट 10 दिनों के अंदर अंदर आनी चाहिए। आपने इसका एक टाइम पीरियड दे दिया, फिर 10 दिन के बाद में जब तक पहला आपका इनवॉइस क्लियर नहीं करेगा ये कस्टमर, तो आप उसको इनवॉइस जो ये आपका सॉफ्टवेयर उसको सेल नहीं करने देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ड्यूरिंग द चेक वाउचर एंट्री है, यानी कि आपने एंट्री करने के दौरान भी ये चेक कर सकते हैं भी इसकी लिमिट अपनों ने कितने डेज की दे रखी है, इसको अपनों ने यस कर दिया। उसके बाद में आपके कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस, ठीक है ना, क्योंकि एड्रेस आपने इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि जब इस कस्टमर को अपने को कंप्यूटर बिलिंग करेंगे, ठीक है, और बिलिंग करने के बाद में जो अपने इसका प्रिंट देंगे तो उस प्रिंट के ऊपर ये सारा का सारा फॉर्मेट है जो प्रिंट होके आएगा। इसलिए हमें प्रॉपर एड्रेस, कंपनी जब अपनों ने खुद की बनाई थी तो इसलिए एड्रेस दिया था ताकि हमारे पास में जब कस्टमर को देंगे तो हमारी कंपनी का एड्रेस प्रॉपर जाए, और कस्टमर का एड्रेस अपने इसलिए लिख रहे हैं भी उसके इनवॉइस के ऊपर कस्टमर का भी एड्रेस है जो प्रॉपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद में पैन नंबर, ठीक है, और इसका जीएसटी नंबर, अगर आपके कस्टमर है उसके पास में जीएसटी नंबर है और जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर भी आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और कंट्रोल वी से अपने पेस्ट कर देंगे, एंटर एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी कि जितने भी आपके लेजर है, अब यहाँ रही थी ओपनिंग बैलेंस की बात, ठीक है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस आता है। अब ओपनिंग बैलेंस आपको कौन सा रखना है, जो आपने 31 मार्च 2026 को जो फाइनल किया था इस आउटस्टैंडिंग का, अगर चाहे वो क्रेडिट साइड का बैलेंस है चाहे वो डेबिट साइड का बैलेंस है, तो वो आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अपनों ने लास्ट ईयर अपने इस कस्टमर से 500 रुपये मान लीजिए अपने मांग रहे थे, तो अपने 500 रुपये इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अगर यहाँ देखो जैसे अगर मान लीजिए तो डेबिटर था तो इसने डीआर का बैलेंस, डीआर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अब मान लीजिए हो सकता है ये आपका कस्टमर तो था लेकिन ये 500 रुपये आपने 31 मार्च 2026 को ये 500 रुपये उसको देने थे, यानी कि उसका जमा आ रहा था, तो आपको यहाँ पर सी बटन प्रेस करना है, यानी कि क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना, भी क्रेडिट का बैलेंस सीआर आ जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, बैलेंस लिख के नहीं छोड़ना, आगे ये भी चेक करना भी ये डेबिट साइड का बैलेंस है या फिर ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो ये सब कुछ आपको क्या होगा, जो आपके पास में लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे पास में ऑल स्टॉक आइटम। अब आपके बिजनेस के अंदर जो जो भी प्रोडक्ट पड़े हैं,
उस सभी प्रोडक्ट की आपको यहाँ पर डिटेल तैयार करनी पड़ेगी स्टॉक आइटम के अंदर। अब स्टॉक आइटम के अंदर अपने कैसे तैयार करेंगे, जैसे अपने गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग मेथड हो सकता है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल अपने एक बार बीजी पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़े तो आप यहाँ से भी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पर जीएसटी नंबर लिख के भी आपकी कंपनी का एड्रेस प्रॉपर आपका सॉफ्टवेयर जनरेट कर देगा। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, आप चाहते हो भी मैनुअली नाम लिखना है, तो आप इस कंपनी का जो नाम है वो प्रॉपर मैनुअली आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे आपने लिख दिया बी एस एस ट्रेडिंग कंपनी। जीएसटी नंबर आप हाथ से मैनुअली भी लिख सकते हो, लेकिन जीएसटी नंबर जैसे अपने डालेंगे उसका एड्रेस प्रॉपर नाम सब कुछ सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिक ही दे देगा। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2026 ही रखना है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कब से आपका फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, आपको स्टेट प्रॉपर ध्यान में रखना है कि कौन से स्टेट से आप हो। ठीक है, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर स्टेट चेंज कर दिया तो हो सकता है बाद में वो स्टेट आपको ना चेंज करने दे। ठीक है, जैसे अपन मान लीजिए इसको क्रिएट आपने कर दिया, प्रॉपर आपको एड्रेस लिखना होगा, सारी डिटेल जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई थी सेम उसी तरीके से। अब एक बार अपने चलते हैं स्टॉक आइटम पर। तो स्टॉक आइटम बनाने का भी तरीका सेम वही है, क्रिएट पर जाएंगे और स्टॉक आइटम, यहाँ पर आपने स्टॉक आइटम को प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। हालांकि स्टॉक आइटम कैसे बनती है इसके ऊपर हमारे चैनल पर आप लोगों को ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बन जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे तो ये वीडियो काफी सारा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हमारी मेन टॉपिक यही थे भी आपको जो लेजर बनाने हैं वो प्रॉपर सही लास्ट ईयर बैलेंस शीट को देख के बनाने होंगे, उनका रनिंग बैलेंस आपको चेक कर लेना होगा। स्टॉक आइटम आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी भी कौन कौन सा 31 मार्च को आपके शॉप के ऊपर फिजिकली स्टॉक था, कौन कौन सा आपने बैलेंस शीट के अंदर उठाया है, उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में अपने इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाती है बात है कि जब आप अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस बनाओगे, ये किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने वाउचर पे जाएंगे और सेल इनवॉइस की एंट्री आप करोगे, तो सेल इनवॉइस की एंट्री आप मैनुअली करना चाहोगे या फिर जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी बाई डिफॉल्ट अगर अपने स्पेशल कैरेक्टर के साथ जाएं, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से आपने इनवॉइस नंबर देखे होंगे। जैसे आप ये देख रहे हो भी एस एस 2025-26-37 नंबर एक इनवॉइस आ रहा है, तो यानी कि अपने इसको एक स्पेशल कैरेक्टर का एक नंबर बोल सकते हैं कि स्पेशल नंबर आते हैं। एक होता है कि नॉर्मली 1 2 3 4 कंटिन्यू इसी तरीके से चलेगा। तो अगर ये 1 2 3 4 अगर आपको चलाना है तो ये बाई डिफॉल्ट 1 2 3 ही चलेगा। ठीक है, अगर कई बार कंडीशन ये भी आ जाती है भी हमारे बिजनेस के अंदर हम मैनुअल भी सेल इनवॉइस बनाएंगे, यानी कि कंप्यूटराइज तो हम उसकी एंट्री करेंगे लेकिन कस्टमर को जो इनवॉइस देंगे वो देंगे हम मैनुअली हाथ से बना के इनवॉइस, और उसके बाद में उस हाथ से बने हुए इनवॉइस की एंट्री बाद में हम करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर आपके पास हो। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाउचर नंबर की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो हमें मैनुअल करनी पड़ेगी। किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो भी आपके पास में जो इनवॉइस नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास में जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर आपने सीरीज चला रखी है, जैसे भी 001 की चला रखी है, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख से 1 नंबर इनवॉइस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके ने जो मैनुअल बिल बुक आपके पास में उस पर 001 आपने इनवॉइस नंबर लगा हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर भी हमारे पास में 001 ही दिखाए। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अल्टर पे चलेंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे, सेल पे जाएंगे। ठीक है, और सेल पे जाने के बाद अपने क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक है, इसको अपने करने वाले हैं मैनुअल के साथ। और मैनुअल के साथ के अंदर उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा भी डुप्लीकेट वाउचर नंबर से, ये आपके पास में नो आ रहा है, इसको अपने करने वाले हैं यस। अब यस करने से क्या होगा भी आपका एक नंबर जो बिल है, एक नंबर हो 2 नंबर हो, कोई भी इनवॉइस डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा सॉफ्टवेयर आपको। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने 001 की इनवॉइस नंबर की एंट्री कर दी, अगर उसके बाद में अगर आप 001 की एंट्री करोगे तो आपको ये एरर बता देगा भी आपने इस नंबर की इनवॉइस की एंट्री आप ऑलरेडी कर चुकी हो। तो ये कंपलसरी है, ये आपको यस रखना जरूरी है। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर आपके पास अपने बात करें भी मैनुअल के साथ अगर आप कंप्यूटराइड बिलिंग करोगे, तो कंप्यूटराइड अगर आप बिलिंग करोगे तो सफिक्स या फिर प्रीफिक्स के साथ भी जा सकते हो, जैसा कि अभी अपनों ने यहाँ पर डिस्कस किया था भी एक स्पेशल इस तरीके से भी आप, जैसे यार एस एस 2025-26-37 इस तरीके से आप एक स्पेशल कोड के साथ भी आप जा सकते हो। अगर आपको चाहिए भी आपकी जो सीरीज है वो इस तरीके से आए, आपको मैनुअल बिल नहीं बनाने, आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ही बिलिंग करनी है, तो आप इस तरीके की सीरीज के साथ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हो। ये सेटिंग कैसी होती है,
ये भी इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको सेपरेट मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें पूरी डिटेल के साथ बताया भी इस टाइप की सीरीज आपको किस तरीके से शुरुआत करनी होगी। और इसके अलावा फिर भी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ करना है, लेकिन जो भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपनी पूरी कोशिश करेंगे पूरी वीडियो के माध्यम से बनाने के लिए, चाहे आपको ऑन द स्पॉट मैसेज के जरिए आपको रिप्लाई देने की भी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया जाएगा, प्रॉपर आपको रिप्लाई भी उसका किया जाएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देना।